महात्मा गांधी ने आजादी से पहले एक सपना देखा था, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत का। प्रधानमंत्री मोदी उस सपने को साकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पोखरण से देश की स्वदेशी शक्ति का अदम्य साहस दुनिया को दिखा रहे हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का नया दर्शन शास्त्र, शांति और शक्ति का संदेश एक साथ। कैसे मोदी के अंदर अब शांति दूत और शक्ति दूत दोनों दिखाई दे रहे हैं। कैसे मोदी आज के भारत के सबसे डायनामिक लीडर बन चुके हैं। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी का नया दर्शन शास्त्र, शांति और शक्ति का संदेश एक साथ। मोदी, द मैसेंजर ऑफ पीस। मोदी, ऑफेंसिव डिफेंस के नए मास्टर। मोदी, नए भारत के नवीनीकरण के शिल्पकार। मोदी, जो शक्ति दूत भी है और शांति दूत भी। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। भारत वो देश है जो बुद्ध को भी मानता है और युद्ध को भी मानता है, और पीएम मोदी ने इसका ज्वलंत उदाहरण पेश किया है। मोदी ने दिखाया है वो शक्ति को भी मानते हैं और शांति लाना भी जानते हैं। जहां एक तरफ वो गांधी को नमन करने साबरमती आश्रम गए, तो वहीं उसी दिन दोपहर को वो पोखरण गए। उसी पोखरण जहां से भारत ने दुनिया में धाक जमाई थी, उसी पोखरण जहां से अटल जी ने परमाणु परीक्षण कर भारत का दम्य साहस दुनिया को दिखाया था। वही पोखरण जिसके नाम से दुश्मनों में खलबली मच जाती है। मोदी ने भी उसी पोखरण में हुंकार भरी। मोदी ने साबरमती आश्रम से स्वदेशी से स्वावलंबी का संदेश दिया और पोखरण में जाकर स्वदेशी हथियारों की शक्ति का जायजा लिया। 12 मार्च वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन साबरमती के संत ने कमाल कर दिया था। इसी दिन बापू ने स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए दांडी यात्रा की नींव रखी थी। 12 मार्च 2022 को इसी साबरमती आश्रम से देश में अमृत महोत्सव प्रारंभ हुआ था और 12 मार्च को ही पीएम मोदी साबरमती आश्रम पहुंचे। बापू की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए, साथ ही वहां उन्होंने एक पौधा भी लगाया। इसके बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बापू का आश्रम हमेशा ऊर्जा का केंद्र रहा है। हम अक्सर प्रेरणा लेने के लिए यहां आना पसंद करते हैं। पूज्य बापू का ये साबरमती आश्रम हमेशा से ही एक अप्रतिम ऊर्जा का जीवंत केंद्र रहा है, और मैं जैसे हर किसी को जब जब यहां आने का अवसर मिलता है तो बापू की प्रेरणा हम अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद पीएम मोदी राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति युद्धाभ्यास के साक्षी बने। उन्होंने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों के शक्ति प्रदर्शन को करीब से देखा। युद्धाभ्यास में भारत के शौर्य को देखने के बाद पीएम मोदी ने शौर्य वीरों का हौसला बढ़ाया। हमारी सेनाओं ने
इन हथियारों के भारतीय इकोसिस्टम को सपोर्ट किया। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं के लिए सैकड़ों सैन्य उपकरण अब भारत की कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं। युद्ध के समय जब सेनाओं को पता होता है कि जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही है वो उनके अपने हैं, वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे। तो सेनाओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। 1947 में मिली आजादी के बाद पीएम मोदी गांधी के स्वदेशी दर्शन के सबसे बड़े दूत दिखाई देते हैं। मोदी राज में ही मेक इन इंडिया की मुहिम शुरू हुई। मोदी ने स्वदेशी और स्वावलंबी भारत के लिए युवाओं के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं चलाई। जो भारत कभी दुनिया से हथियार खरीदता था, वो भारत आज दुनिया को हथियार बेच रहा है। विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा। और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। दरअसल मोदी जानते हैं कि कृष्ण बांसुरी बजाने के साथ साथ सुदर्शन चक्र भी चलाने से पीछे नहीं हटते थे। इसलिए महाभारत में पांडवों की जीत हुई। भारत को भी यदि विश्व में परचम लहराना है तो शांति के साथ साथ सैन्य ताकत को भी बढ़ाना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। लेकिन पीएम मोदी ये भी जानते हैं कि 21वीं सदी युद्ध की नहीं, लेकिन सिर्फ शांति की बातें करने से भी काम नहीं चलने वाला। इसलिए नरेंद्र मोदी ने देश के लिए नई रणनीति तैयार की है, जिसका नाम है ऑफेंसिव डिफेंस। मतलब ताल ठोक कर बात करना, आंखों से आंखें मिलाकर बात करना, अपने राष्ट्र के लिए शांति और क्रांति दोनों को सर्वोपरि समझना। जब बात शांति से हो तो शांति, जब बात क्रांति से हो तो क्रांति। इसलिए तो पीएम मोदी के ये 5 निर्णय दुनिया को उनकी शक्ति का एहसास करवाते हैं। पहला निर्णय, पुलवामा में जवानों की शहादत का बदला लिया। दूसरा निर्णय, अभिनंदन को 24 घंटे में पाकिस्तान को छोड़ने के लिए मजबूर किया। तीसरा निर्णय, कश्मीर में 370 को खत्म किया। चौथा निर्णय, युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बचाकर लाना। पांचवा निर्णय, व्लादिमीर पुतिन से बात करके दुनिया को एटम बम के खतरे से बचा लेना। जिसका खुलासा हाल ही में हुआ है। शायद ये दुनिया बचाने वाला पिछले 300 साल का सबसे बड़ा निर्णय हुआ होगा, वरना व्लादिमीर पुतिन दुनिया को विश्व युद्ध में धकेल देती। पुतिन ने सिर्फ 2 लोगों से परमाणु चलाने की राय मांगी, एक जिनपिंग, दूसरे मोदी। जिनपिंग ने तो मना नहीं किया, लेकिन मोदी ने समझाया कि परमाणु मत चलाना, वरना बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। सब्र और शांति से काम लो। मोदी ने इससे पहले भी पुतिन के सामने डंके की चोट पर कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। तब भी सारी दुनिया में मोदी की तारीफ हुई थी। आज मोदी दुनिया के वाहिद नेता हैं जिनका साथ पाने के लिए दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियां आतुर हैं। अमेरिका चाहता है कि मोदी हमारे साथ खड़े हो, रूस चाहता है मोदी हमारे साथ रहे, लेकिन मोदी हैं कि दोनों के साथ नहीं, भारत के साथ जो खड़ा है उसके साथ खड़े। मोदी ने अमेरिका की पाबंदियों से डरे बिना रूस से डंके की चोट पर सस्ता तेल खरीदा, तो वहीं रूस से हथियार खरीदना कम करके अमेरिका और फ्रांस से आधुनिक हथियार भी खरीदे। ना तेल खरीदने पर अमेरिका कुछ कर सका,
अपना हथियार खरीदने पर उसने कोई सवाल उठाए। उल्टा मोदी को दोनों देशों की तरफ से तारीफ ही मिली। मजाल किसी की कि कोई भारत को आग दिखा जाए, क्योंकि ये मोदी का भारत है जो आग में आग डालकर बात करता है। क्योंकि मोदी ने दुनिया को 21वीं सदी के युवा भारत की शक्ति का एहसास करवा दिया है कि ये भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और भारत को दुनिया के देशों की नहीं, दुनिया के देशों को भारत की जरूरत है। भारत अब किसी के शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर व्यापार करता है। मोदी ने भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को करवाया है। लेकिन वही जब सम्मान की बात आती है, शांति की बात आती है, तो मोदी G20 देशों में गरीब अफ्रीकी देशों के हक में खड़े हो जाते हैं। भारत के प्रस्ताव पर सभी प्रमुख देशों को G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने पर राजी होना पड़ता है, जिसकी खुशी का एहसास वो तस्वीरें आज भी करती है जब मोदी ने कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ यानी AU के अध्यक्ष अजाली असौमानी से उच्च मंच पर अन्य नेताओं के साथ शामिल होने के लिए कहा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें स्थायी सदस्यों के बीच उनकी सीट तक पहुंचाया। असौमानी ने स्थान ग्रहण करने से पहले पीएम मोदी से हाथ मिलाया और गले लगाए। G20 का सदस्य बनने की जीत सिर्फ अफ्रीकी यूनियन की नहीं थी, ये जीत नरेंद्र मोदी की थी। ये जीत भारत के मंत्र सबका साथ सबका विकास की थी। G20 के मंच ने दिखाया कि दुनिया में जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था, उसकी आवाज बुलंद करने का काम मोदी ने किया। मोदी है तो मुमकिन है ये G20 में सार्थक हो। जहां G20 में एक तरफ मोदी ने दुनिया के 20 देशों को एक साथ खड़ा करके दिखाया, तो वहीं चीन और पाक को भी माकूल जवाब दिया। अरुणाचल और कश्मीर में G20 की मीटिंग करवा के मोदी ने दिखा दिया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और भारत की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मोदी शांति और शक्ति दोनों का एक साथ प्रयोग करना जानते हैं, इसलिए एक तरफ गांधी को नमन करते हैं तो दूसरी तरफ शक्ति का अभिनंदन करते हैं। जहां एक तरफ मोदी शक्ति के लिए भारतीय सेना को पहले से ज्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं, उन्हें आधुनिक हथियार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शांति दूत बनकर गांधी के वचनों को आगे बढ़ा रहे हैं और अब गांधी के धाम साबरमती को भव्य और दिव्य बनाने का संकल्प ले चुके हैं, जो बहुत जल्द साकार होगा। मोदी के अंदर अब शांति दूत और शक्ति दूत दोनों दिखाई दे रहे हैं। मोदी आज के भारत के सबसे डायनामिक लीडर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।